सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज हमारे साथ हमारे दोस्त हैं जो यूनानी कर रहे हैं तिब्बिया से। ठीक है, इनका नाम है मोहम्मद अनस। ठीक है, इन्हें हमें हमने इसलिए बुलाया है ताकि ये बता सके डिटेल्स अबाउट तिब्बिया और यूनानी में इनका एक्सपीरियंस का क्या रहा था, स्कोप क्या है यूनानी का। ठीक है, या एमबीबीएस अगर कोई बच्चा नहीं ले पाता इस साल तो यूनानी में क्या स्कोप रहता है, क्या सैलरी है, इंटर्नशिप क्या है, इन सब के बारे में ही बताएंगे। तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जैसा कि इन्होंने सैफ ने बता ही दिया मेरे बारे में। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और मैं आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज से BUMS यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री ले रहा हूँ। तो मेरे 2022 बैच का एडमिशन मैंने लिया तिब्बिया कॉलेज में और अब 2024 लगभग मुझे 2 साल का वक्त, 1.5 साल का हो चुका है। तो इन 1.5 साल में मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरा भी सभी की तरह यही था कि मुझे भी MBBS में ही एडमिशन लेना और कहीं नहीं लेना। फिर किसी वजह से नीट में कम मार्क्स होने की वजह से या मेरे थोड़े मार्क्स कम रह गए थे, मुझे MBBS में एडमिशन नहीं मिल पाया। तो फिर मैंने सोचा, मेरा पहले से ही इरादा था अगर MBBS में मुझे एडमिशन नहीं मिला तो मैं यूनानी में यानी BUMS की में एडमिशन लूँगा। तो यहाँ पे आने के बाद स्टार्टिंग में मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरे कुछ दोस्त जो है MBBS में एडमिशन ले चुके हैं और मैं जो है यूनानी में यहाँ हूँ। और यूनानी में जैसे कि कहा जाता है आयुर्वेद यूनानी में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है एज़ कम्पेयर टू MBBS। तो स्टार्टिंग में मेरा भी यही मानना था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे मैंने इस फील्ड में आया, इस पैथी में आया, मैंने 1.5 साल का वक्त गुजारा लगभग। तो अब मैं ये बात कह सकता हूँ आप सबके सामने कि यूनानी भी बहुत अच्छी फील्ड है और इसमें भी काफ़ी फ्यूचर है, तो आप इसको आसानी से चूज़ कर सकते हैं। तो आप थोड़े बहुत डिटेल्स बता सकते हैं तिब्बिया कॉलेज के बारे में या यूनानी और आयुर्वेदा के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूनानी क्या है, इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ है और ये कैसे आई है और किस वक्त में दुनिया में ये राइज थी। तो सबसे पहले जो यूनानी, जैसे इसे इसका नाम है यूनानी, तो ये ग्रीस जिस कंट्री को आज हम जानते हैं उसका पुराना नाम था यूनान। तो यूनान से इसका ओरिजिन हुआ है, इसलिए इसके पुराने नाम की वजह से हम इसे यूनानी मेडिसिन के नाम से जानते हैं। और यूनान के बाद फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ी, बाकी कंट्रीज में भी इसका थोड़ा सा आगे बढ़ा वजूद। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये परवान चढ़ी है, सबसे ज़्यादा जो इसकी डेवलपमेंट हुई है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में यानी सऊदी वगैरह इन सब कंट्रीज़ में इसके सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। सबसे ज़्यादा वही ये पूरी दुनिया में राइज थी उस वक्त अरबी दौर में। तो इसका स्कोप क्या है, सही बताओ तो। स्कोप जैसे MBBS में हमें 4.5 साल पहले थ्योरी करनी पड़ती है, फिर 1 साल इंटर्नशिप होती है। इसी तरह यूनानी में भी पहले 4.5 साल हमें डिग्री लेनी पड़ती है और उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप। और फिर उसके बाद अगर आप आगे MD करना चाहेंगे तो MD के लिए आपको AIA PGET का एग्ज़ाम देकर अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको MD में एडमिशन मिल जाएगा। तो एमबीबीएस और इसमें कोई तुम्हें फर्क लगा? ये कंपटीशन हर जगह है, जैसे MBBS में हर MBBS होल्डर को MD की सीट नहीं मिल पाती, इसी तरह हर BUMS वाले को MD की सीट नहीं मिल पाती। जैसे MBBS में कंपटीशन है उसी तरह इसमें भी कंपटीशन, लेकिन बस अपने ऊपर बात होती है। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, जितनी सीरियसली पढ़ाई को लेगा, वो आसानी से MD की सीट निकाल सकता है क्रैक करके। और जो है जितनी ज़्यादा अगर मैं तिब्बिया कॉलेज की बात करूँ तो तिब्बिया कॉलेज में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा PG में स्टाइपेंड मिलता है। MBBS में किसी भी कॉलेज में इतना स्टाइपेंड मैं नहीं जानता पर्सनली कितना हो। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात कहूँगा, मैं फिजियोथेरेपिस्ट से हूँ, मतलब फिजियोथेरेपी में कर रहा हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट में बनूंगा। आपको क्या लगता है यूनानी और फिजियोथेरेपिस्ट में क्या क्या मैच है, और या फिर कोई कंपैरिजन है या नहीं है? भैया मेरा ऐसा मानना है जितने भी मेडिकल के कोर्सेज हैं सब लगभग सेम मेडिकल की पढ़ाई की जाती है। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, तो लगभग ज़्यादातर चीज़ें सारे मेडिकल कोर्सेज में सेम है। बस आगे चल के वो आप किस फील्ड में स्पेशलाइज करना चाहते हो उसी हिसाब से उस फील्ड में आपको ट्रीट किया जाता है। देखो, बुरा मत मानना भाई, मैं भी अपने कोर्स के बारे में पूछूंगा ठीक है ना, मैं अगर कल कुछ कर रहा हूँ तो भाई मैं भी पूछूंगा। ठीक है, तो इस साल की कट ऑफ कैसी जाएगी, तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि अब तो नीट का कोई स्कैम चला है, 2024 के स्कैम चला है और बहुत ऊपर नीचे गई है रैंक। ठीक है, बहुत हाई हाई रैंक गई है और रीनीट भी है, कुछ ही बच्चों को लेने के लिए कह रहे हैं। तो
खास कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपको क्या लगता है? फर्क तो इस बार काफी पड़ेगा, जैसे कट ऑफ में भी हर बच्चे का अनएक्सपेक्टेड रैंक आई है, कट ऑफ भी उस हिसाब से जाहिर सी बातें बढ़ेगी। एमबीबीएस में भी जहाँ 640 630 नंबर में पिछले साल तक एडमिशन हो रहा था, इस साल 660 665 नंबर में लगभग 30-40 करीब नंबर बढ़ गए हैं कट ऑफ में। तो इसी तरह यूनानी में भी लगभग 500 के करीब मेरे हिसाब से कट ऑफ रहने वाली है इस साल। अच्छा, वैसे आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? थोड़ा बहुत हमारे स्टूडेंट्स अभी सब नए हैं, अभी अभी नीट दिया है इन्होंने, तो थोड़ा बहुत घबराए। आप तो बिल्कुल डॉक्टर वाली फॉर्म में बैठे हो सर, थोड़ा सा नॉर्मल बता दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, चिल रहो आराम से, मजे मारो। फिर उसके बाद एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता है तो जो फील्ड आपको बेहतर लगती है आपको अपने हिसाब से उसमें एडमिशन लो और आराम से पढ़ाई करो और फ्यूचर बनाओ अपना। तो आपके हिसाब से रैंक तो छोड़ो, चलो रैंक तो बहुत हाई है इस बार, आपको क्या लगता है जो बच्चे 450-500 नंबर ला रहे हैं, क्या वो तिब्बे ज्वाइन कर पाएंगे? जैसा कि मैंने ये बताया, मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है वो तिब्बे के लगभग 500 के आसपास रहने वाली है। और अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, ओबीसी की 500 के आसपास, और जनरल कैटेगरी में 550 540 आप मान सकते हैं। अच्छा, इन लोगों को एक चीज और बताओ कि आपने जब यूनानी लेने का फैसला करा तो आपने फॉर्म वगैरह कहाँ से भरे थे? ठीक है, और ये काउंसलिंग वगैरह होती है, ये कैसे होती है? AA CCC से होती है या कोई अलग ही काउंसलिंग है? देखिए, सबसे पहले आपको अपना नीट का एग्जाम देना पड़ता है। नीट के एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आने के बाद कुछ वक्त बाद अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट्स, आपको 85% DU कोटा में एडमिशन लेना है, तो आपको FMSC की वेबसाइट है जो दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आपको जाके चेक करना पड़ेगा। अगर उसमें नोटिफिकेशन आ जाती है तो उसमें सारा प्रोसीजर दिया हुआ होता है कि किस तरह से आपको एडमिशन लेना है और किस तरह से काउंसलिंग का फॉर्म भरना है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम, और वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स हैं तो आपको AA CCC की वेबसाइट पर जाके चेक करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप उसकी डिटेल्स ले सकते हैं जाकर के। मतलब कि ऑल इंडिया में भी आता है और स्टेट कोटा में भी, दोनों में आता है तिब्बे कॉलेज है? अच्छा, तो मैं एक सवाल और पूछूंगा, जैसे कि यूनानी से जुड़ी हुई आयुष का ये पार्ट है, तो यूनानी से जुड़ी हुई दो बड़ी ब्रांच भी है, जैसे कि एक होम्योपैथी है, एक आयुर्वेदा है। तो आपके कॉलेज में तो शायद आयुर्वेदा है ना, तो आप आयुर्वेदा का क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे आयुर्वेदा कैसा है? जैसे कि यूनानी है, इसी तरह आयुर्वेदा है हमारे कॉलेज में, तो दोनों मिलजुल के पूरे कॉलेज में आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है किसी भी चीज़ की, और सब दोस्त बन के दोनों पैथी साथ में हमारे कॉलेज में ग्रो करती है। अच्छा, तो कोई कंपटीशन है आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी में? ये वैसे तो तीनों ये पैथी जो है, तीनों बड़ी पैथी इंडिया की, और इंडिया में ही इसका सबसे ज़्यादा, हालांकि जैसे कि यूनानी है इसका ओरिजिन है ग्रीस से यानी यूनान से, और होम्योपैथी है इसका ओरिजिन है जर्मनी से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये यूज़ है और इस्तेमाल है इसका सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं वो हमारे इंडिया में ही है। और इसी के अलावा ये तीनों बड़ी पैथी हैं, तो इस तरह कुछ वो कंपटीशन वगैरह नहीं है, लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट जो है इन तीनों चीज़ों को बढ़ाने के लिए सपोर्ट कर रही है, और तीनों आयुष के अंदर आते हैं। अच्छा, तो अगर एक यूनानी एक इंसान यूनानी कर लेता है, तो अगर वो जॉब लेना चाहे किसी मेडिकल कॉलेज में या फिर मेडिकल हॉस्पिटल में, ऑब्वियसली मेडिकल ही होता है हॉस्पिटल, तो ठीक है, तो अराउंड क्या सैलरी पड़ती है? मतलब क्या इनिशियल सैलरी जो होती है वो क्या पड़ती है? सबसे पहले आप इंटर्नशिप दे करके 1 साल की जब आप MD में एडमिशन लेते हैं, तो हर कॉलेज का स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है उसका स्टाइपेंड, उसकी सैलरी। लेकिन तिब्बे कॉलेज की, हमारे कॉलेज की जो सैलरी है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लगभग 1,30,000 के आसपास पर मंथ आपको सैलरी मिल जाती है स्टाइपेंड में MD करते हुए। लेकिन अगर आपको MD के 3 साल होने के बाद भी आगे जॉब चाहिए, या तो आप टीचिंग लाइन में आ सकते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप अपना प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हैं, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप आसानी से जा सकते हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। तो मेरा एक सवाल है, टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि इसका पूरा फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड साइंस, ठीक है, तो इसमें डायसेक्शन होता है या फिर आगे आप जाके सर्जरी कर सकते हो?
सबका ये बच्चों का ज्यादा सवाल होता है ना कि एमबीबीएस में ही खाली सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे में तो है, अगर इमरजेंसी वाला चाहो तो सर्जरी हमें भी सिखाई जाती है, हम भी कर सकते हैं सर्जरी। अब इनके बारे में पूछते हैं कि ये लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या खाली मेडिसिन पे ही रिलाय होते हैं लोग। जैसे कि हमारी डिग्री का नाम है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, तो इसके नाम में ही सर्जरी आता है। इसका मतलब उस सर्जरीज की हमें इजाज़त दी जाती है कि हम सर्जरी परफॉर्म करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी सर्जरी कर लें। मान लीजिए कार्डियक यानी हार्ट की सर्जरी, किडनी की सर्जरी, तो जितनी भी मेजर सर्जरीज हैं वो सब तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितनी माइनर सर्जरीज है वो सब हम परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, तो बेसिकली आप लोग सर्जरी वगैरह कर सकते हैं, डायसेक्शन भी तो होता ही होगा फिर, ठीक है। जी, डायसेक्शन के लिए कैडेवर हर कॉलेज में होता है, इसी तरह हमारे कॉलेज में भी कैडेवर है, उसमें डायसेक्शन के थ्रू एनाटमी पढ़ाई जाती है। अच्छा, तो आपका क्या मतलब टोटल एक्सपीरियंस क्या है, कि आप सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों को क्या वो यूनानी में तिब्बिया कॉलेज में आए, या फिर अपने आसपास ही कहीं पे, जहाँ उनके आसपास कहीं तिब्बिया कॉलेज की तरह ही यूनानी वाला या आयुर्वेदा वाला कोई कॉलेज हो या होम्योपैथी कॉलेज हो, तो आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो उस कॉलेज में ज्वाइन करें अगर वो एमबीबीएस में नहीं कर पाते, या वो रीड्रॉप लें? जी, जैसे कि तिब्बिया कॉलेज का पूरे इंडिया में नाम है, लगभग वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और टॉप कॉलेजेस में इसका नाम आता है इंडिया के यूनानी के कॉलेजेस में। यूनानी में लगभग हर स्टूडेंट यही चाहता है कि उसे तिब्बिया कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। इंडिया के बाहर, मतलब दिल्ली के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि उन्हें तिब्बिया कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ की फैकल्टीज और यहाँ का स्टाफ और यहाँ के कॉलेज का कैंपस काफ़ी चीज़ें बाकी कॉलेज से बेटर है, और यहाँ का स्टाइपेंड, यहाँ की सैलरी, क्योंकि दिल्ली जैसे स्टेट में ये आता है और करोल बाग में ये पड़ता है, इसलिए इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। टू बी ऑनेस्ट मैंने कैंपस देखा है, और लिटरली मेरे कॉलेज इतना ही बड़ा इनका कैंपस है, ठीक है। ऑल्दो मेरी यूनिवर्सिटी है और इनका कॉलेज है, ठीक है। तो मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी जितना बड़ा इनका कैंपस है, बहुत अच्छे कैंपस है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें बहुत अच्छी है। आपको वो कैंपस जब आप एंट्री लेते हैं, जब भी आपको बहुत खूबसूरत लगता है वो कैंपस। तो टू बी ऑनेस्ट कैंपस बहुत बढ़िया है, जैसे इन्होंने बोला है, ठीक है। अब नॉर्मल बच्चों का एक सवाल तो होने ही होना है, सबका ये होता है कि यूनानी ले या एमबीबीएस के लिए रीड्रॉप लें, ठीक है, या एमबीबीएस ज्यादा बढ़िया है या यूनानी ज्यादा बढ़िया है। तो हर किसी का सवाल होता है, और ज्यादा सर्च भी होता है कि आयुर्वेदा ले या एमबीबीएस ले, यूनानी ले या एमबीबीएस ले। टू बी ऑनेस्ट हम लोगों ने भी सर्च करा है, ठीक है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये पछताते हैं या नहीं पछताते यूनानी लेके, या फिर इन्हें लेना चाहिए था रीड्रॉप या नहीं लेना चाहिए था, ये इनकी सोच क्या रह गई है? ये जब मैंने एडमिशन लिया था स्टार्टिंग में, जब मुझे एमबीबीएस नहीं मिल पाया, तो सब स्टूडेंट्स की तरह मेरा भी यही रिग्रेट था कि मुझे एमबीबीएस नहीं मिल पाया, मुझे यूनानी में लेना पड़ा। लेकिन अब 1.5 साल गुजारने के बाद मैं ये फख्र से कह सकता हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं यूनानी में हूँ। और एक वक्त ऐसा था जब मॉडर्न मेडिसिन से पहले, यानी एलोपैथिक मेडिसिन से पहले, पूरी दुनिया में सिर्फ यूनानी ही प्रैक्टिस की जाती थी, और सारे डॉक्टर्स, जहाँ सारे तबीब जो यूनानी ही प्रैक्टिस करते थे, उसी के ज़रिए पूरी दुनिया में इलाज होता था लोगों का, और सारे इलाज भी होते थे, सारी डिजीजेज भी ठीक हो जाती थी। ठीक है, थैंक यू, आपने हमारे साथ तो कोऑपरेट करा, ठीक है। और थैंक यू बच्चों कि तुम लोगों ने हमें यहाँ तक देखा। ये वीडियो खास तौर पे आप लोगों के लिए है, ताकि आप जो 2024 के स्कैम में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो आगे जाके अगर आपको ये दिक्कत ना आए, ठीक है, कि मेरे को ये ले लेना चाहिए था, नहीं नहीं मेरे इतने कम नंबर थे तो मेरे को वो ले लेना चाहिए था, या मेरे को अगले साल एक रीड्रॉप लेना है। तो देखो जैसे एनटीए के हालात चल रहे हैं, तो रीड्रॉप लेना मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। तुम करोगे? जैसे आजकल हालात चल रहे हैं, लगभग 720 नंबर पर भी लोगों को एम्स नहीं मिल रहा है, तो हर साल कट ऑफ बढ़ नहीं है, सीटें बढ़ नहीं रही हैं एमबीबीएस की, गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, डबल हो जा रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में स्टूडेंट्स लगभग डबल हो गए हैं, तो कंपटीशन कम होने वाले नहीं, कंपटीशन आगे भी बढ़ने वाला है। तो मेरी यही राय रहेगी आप सबको कि अगर आपने 1-2 ड्रॉप ले लिए हैं लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिला, आपके नंबर 500 से कम आ रहे हैं, तो आपको फिर नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको 500, 600 के करीब आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं अगर आपका मन है अंदर से एमबीबीएस करने का।
तो आप जरूर, मैं भी ये कहना चाहूंगा, अगर आपको लेना भी है ड्रॉप तो पार्शियल ड्रॉप लीजिए। हमारे ही जानने वालों ने एक डेंटल कर रहा है, हमारे ही एक रिलेटिव है, ठीक है। तो वो बंदा पार्शियल ड्रॉप ले रहा है और इस साल वो एमबीबीएस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ऑल दो उसके कट ऑफ बहुत हाई जाने वाले हैं, लेकिन वो एलिजिबल है, वो उसके आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पार्शियल ड्रॉप लें आप, ठीक है। हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप पूरा ड्रॉप लें, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होता है ड्रॉप ले लेता है, लेकिन अगले साल फिर वही इस साल 24 लाख बच्चे थे, अगले साल 25 लाख बच्चे होंगे तो वो खुद ही बढ़ जाएगा कट ऑफ, ठीक है। चलिए, यहीं तक थी वीडियो हमारी। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।